नमस्कार, इशारे इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी अंकित त्यागी। और आज हम बात कर रहे हैं दिल्ली में मनीष सिसोदिया जो कि उप मुख्यमंत्री हैं, उनकी गिरफ्तारी के बाद राजनीति पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो एक एक करके पार्टियों के बारे में बात करते हैं अंकित। और सबसे पहले जिक्र करते हैं आम आदमी पार्टी की, क्योंकि उन्हीं के उप मुख्यमंत्री गिरफ्तार हुए हैं। सबसे पहली बात, वो सिर्फ डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं थे, उनका आम आदमी पार्टी में कद क्या है। आप इस पार्टी को बहुत बारीकी से जानते हैं, इसको कवर कर चुके हैं इंडिया अगेंस्ट करप्शन के ज़माने से। क्या है मनीष सिसोदिया और कितने ज़रूरी हैं आम आदमी पार्टी के लिए? आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ज़रूरी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा दर्शकों को ले जाना चाहता हूँ थोड़ा पीछे। अरविंद केजरीवाल के लिए मनीष सिसोदिया बहुत ज़रूरी है। 1995 से इनकी दोनों की दोस्ती है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन, आम आदमी पार्टी इंडिया अगेंस्ट करप्शन, उन दोनों से पहले की इनकी दोस्ती है। अरविंद केजरीवाल एक एनजीओ चलाते थे, मनीष सिसोदिया भी एक एनजीओ चलाते थे। अरविंद केजरीवाल से प्रभावित होकर मनीष सिसोदिया ने अपना पूरा काम धंधा छोड़कर बिल्कुल इनके साथ काम करना शुरू कर दिया। तो एक पर्सनल क्षति जरूर है अरविंद केजरीवाल के लिए। और फिर जब ये पार्टी बनी, जब ये एंटी करप्शन मूवमेंट पहले शुरू हुआ, उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट रोल मनीष सिसोदिया निभाते थे। और फिर जब पार्टी बनी तो उसमें दिल्ली में जिस तरीके से एक नंबर 2 के तौर पर उनकी स्थापना हुई, वो ज़रूरी इसलिए भी थी। मुझे अभी भी याद है जब पहली बार 2013 में 39 दिन की सरकार बनी थी, तो ये बात हो रही थी कि अरविंद सीएम बनेंगे, फिर क्या पोर्टफोलियो होंगे, किसको क्या मिलेगा। तो शुरुआत में ये बात एकदम ऐसे नहीं थी कि डेप्यूटी सीएम कोई बनाना चाहिए, क्योंकि ज़रूरत क्या है, दिल्ली में 7 लोगों का पूरा कैबिनेट होता है। सही बात है। तो पार्टी में ये डिस्कशन हुआ कि देखिए अरविंद केजरीवाल दिल्ली तक सीमित नहीं रह सकते, तो दिल्ली सरकार चलाने के लिए कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए कि एलजी के पास, जब अरविंद यहां ना हो तो एलजी के पास कौन बात करने जाएगा। कोई कैबिनेट मिनिस्टर जा नहीं सकता, वो सीएम का ही काम होता है। तो इस वजह से डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट बनाई गई और उसमें मनीष सिसोदिया को, अरविंद के सबसे करीब थे, उनको मौका मिला। तो कुल मिलाकर तब से लेकर अब तक अरविंद केजरीवाल की जर्नी में, अगर अरविंद केजरीवाल जो भी अचीव कर पाए हैं, तो उसमें मनीष सिसोदिया का इंपॉर्टेंट रोल ये रहा है कि उन्होंने दिल्ली का जो किला है वो अरविंद केजरीवाल के लिए बचा कर रखा। मनीष सिसोदिया खुद में इतने परिपक्व एक राजनेता या वक्ता ना हो कि वो जाके अलग अलग स्टेट्स में एक जगह बना दें आम आदमी पार्टी की, लेकिन अरविंद केजरीवाल ये कर पाए, ये मनीष सिसोदिया की वजह से हो पाया। दिल्ली के अंदर 33 डिपार्टमेंट हैं पूरे दिल्ली में, 18 मनीष सिसोदिया चलाते हैं। और सबसे जरूरी बात संकेत ये भी है, दिल्ली के आप जिस दिल्ली मॉडल को अरविंद केजरीवाल बाहर बेच रहे हैं, हर राज्य में जाके कहते हैं कि देखिए मोदी जी से बेहतर मॉडल मेरा है, उस मॉडल के 2 स्तंभ हैं, एक है एजुकेशन और एक है हेल्थ। मनीष सिसोदिया एजुकेशन के चेहरे और सत्येंद्र जैन हेल्थ के चेहरे। दोनों जेल में दोनों वो ध्वस्त कर दिए गए। तो मनीष सिसोदिया, जब सत्येंद्र जैन जेल में गए तो सत्येंद्र जैन के भी जो इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो थे, हेल्थ हो, होम हो और उसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी, वो भी मनीष सिसोदिया के पास आ गए। तो क्राइसिस अब आम आदमी पार्टी के लिए ना सिर्फ इस बात की है कि राजनीति है, चेहरा है, करप्शन का एक टेंट उनके ऊपर लग रहा है, पर इस बात की भी है कि आप किसको लेकर आएंगे ये सारे डिपार्टमेंट चलाने के लिए। सरकार जो है वो चलेगी कैसे, कि मुख्यमंत्री के पास तो कोई डिपार्टमेंट है नहीं, और डिपार्टमेंट में अब साइन कौन करेगा हर फाइल के ऊपर, ये एक बड़ा चीज। अगर मुख्यमंत्री जो हैं वो दिल्ली में ज़्यादा रहने लगते हैं, अब ये सारे विभाग अपने पास रख के साइन करने के लिए, तो फिर 2024 के रनअप में जो नेशनल एम्बिशंस की बात हो रही है, आप वो कैसे पूरा करेंगे, क्योंकि आपका ध्यान तो यहाँ केंद्रित रह जाएगा। इनफैक्ट जो मुझे पता चला था कि अगले हफ्ते से अरविंद केजरीवाल 4-5 राज्यों के दौरे पर जाने वाले थे, जहां पर उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी को अपनी राजनीतिक जमीन बनानी चाहिए। पंजाब, गोवा और गुजरात के बाद आम आदमी पार्टी ने यह सोच लिया था कि देखिए बड़े लेवल पर अगर एक्सपैंड करना है तो जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है उसको सेटअप किया जाए, उसको बनाया जाए। संदीप पाठक जो हैं आम आदमी पार्टी के एमपी, उनको रोल दिया गया था। तो उन्होंने आइडेंटिफाई करे स्टेट, उन्हें कर्नाटका भी जाना था, उनको छत्तीसगढ़ भी जाना था, राजस्थान भी जाना था और मध्य प्रदेश जाना था। यहां पे अरविंद केजरीवाल को जाना था, अपने लिए जमीन तलाशनी थी। और उसके बाद पार्टी को यह तय करना था कि कौन से ऐसे 1 या 2 राज्य होंगे जहां पे वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। अब अगर दिल्ली के अंदर वैसे ही आपकी एलजी से नहीं बन रही है, रोज आपकी वहां लड़ाई रहती है, सरकार चलाने में भी अगर अरविंद केजरीवाल व्यस्त हो जाएंगे क्योंकि मनीष सिसोदिया अंदर हैं, तो कैसे वो अपने एक्सपेंशन मॉडल पर ध्यान दे पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। और संकेत एक जिसे मैं वो अंग्रेजी में जिसे कैच 22 कहते हैं, अब दिक्कत ये होने वाली है, सत्येंद्र जैन जब अरेस्ट हुए और जेल गए, उनके पास जो डिपार्टमेंट थे करीब 10 महीने हो गए, आपने उन्हें कैबिनेट से हटाया नहीं। मनीष सिसोदिया आप मान लीजिए अरेस्ट होकर लंबे समय के लिए चले जाते हैं, जैसा आम आदमी पार्टी को आशंका है, तो अगर वो भी चले जाते हैं, आपके 2 कैबिनेट मिनिस्टर अंदर हो जाएंगे। अगर 2 कैबिनेट मिनिस्टर अंदर हो जाएंगे
अब कैसे आप उनको हटाकर नए कैबिनेट मिनिस्टर लाएंगे? आपके पास सक्षम हो सकते हैं लोग काम करने वाले, लेकिन परसेप्शन के तौर पर अगर अब अरविंद केजरीवाल हटाते हैं तो बीजेपी सबसे पहले कहेगी देखिए सत्येंद्र जैन को तो 10 महीने तक रखा, मनीष सिसोदिया को 10 दिन नहीं रोक पाए, तो उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है कि कैसे अपने कैबिनेट को वो बैलेंस करें। बिल्कुल बिल्कुल। अब आइए 2024 के संदर्भ में अलग अलग राजनीतिक दलों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी, और अंकित जो मेरा ये मानना है कि ये एक तरीके से आम आदमी पार्टी के लिए ठीक है चुनौती है दिल्ली में, लेकिन ये एक वरदान तो नहीं कहूँगा, लेकिन आपदा में अवसर भी है आम आदमी पार्टी के लिए। और वो किस तरीके से है कि आप ये देखिए कि अब आम आदमी पार्टी ये बात फैला सकती है, इसका प्रचार और प्रसार कर सकती है ज़मीन पे, जो कि आज आप पूरे दिन होते हुए देख रहे हैं देश भर में, सिर्फ दिल्ली में ही नहीं देश भर में प्रोटेस्ट करके कि अब हमसे ही दिक्कत है नरेंद्र मोदी को, और हमसे ही दिक्कत है, कांग्रेस से दिक्कत नहीं है। तो अपने आप को एक विपक्षी मजबूत विपक्षी दल की तरह प्रस्तुत करने का एक मौका अरविंद केजरीवाल इसको उसमें तब्दील कर सकते हैं। कितना कारगर सिद्ध होगा, कितना कर पाएंगे, क्योंकि आपके जो जिसे कहते हैं ना, जिसके दम पर आप ये अचीव कर रहे थे, वही लोग अगर नहीं रहेंगे तो आप कैसे कर पाएंगे, ये एक बड़ी बात होगी। लेकिन रणनीति ये भी हो सकती है कि आप जनता में ये परसेप्शन भेजें कि देखो हमें इतना इसलिए टारगेट कर रहे हैं क्योंकि हम इतने लायक थे, हमसे ये भयभीत हो गए, हमसे डर गए। जनता मानेगी क्या इस बात को अंकित? क्योंकि अगर आप आम आदमी पार्टी को देखें, लोकसभा में तो 0 बटा सन्नाटा है। एक भगवंत मान थे, वो चीफ मिनिस्टर बन गए, तो 0 लोकसभा एमपी। राज्यसभा में आपके कुछ एमपी ज़रूर हैं, 10 आप तो। हाँ 10 हैं। हाँ। आप एक नेशनल पार्टी भी बन गए, लेकिन क्या आप उस लायक हैं कि आप अपने आप को कांग्रेस के रिप्लेसमेंट की तरह 2024 में ही देखना शुरू कर दें? अक्सर और खास तो ये हर जगह ही होता है, हमारे प्रोफेशन में भी, हर प्रोफेशन में, खास तौर से राजनीति में। हाँ। आप किस लायक हैं ये तो कहीं आर्गुमेंट होती ही नहीं है ना। हाँ। ये आप क्या सोचते हैं कि आप कि किस आप कितने लायक हैं, लायक आप कहाँ हैं। हैं, हाँ। वो ज्यादा जरूरी होता है। हाँ। तो आम आदमी पार्टी का जो सारा खेल है वो इसी पर आधारित है। हाँ। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम क्या हैं, हम क्या प्रस्तुत कर सकते हैं, ये ज्यादा जरूरी है। सही बात। तो अभी जो आम आदमी पार्टी कर रही है, संकेत देखिए, जैसे आप कह रहे हैं ये अवसर है, अवसर इस तौर पर है कि आप कहीं ना कहीं आपका एक मीडिया मैनेजमेंट परसेप्शन का जो खेल है वो बहुत अच्छा है, अब तक ठीक ठाक रहा है। तो आपने मनीष सिसोदिया की एक इमेज बनाई जो आप अभी भी कोशिश कर रहे हैं, एक मार्टर की इमेज, कि देखिए ये हम वो कहते हैं कि आप शराब नीति, आप कहते हैं एजुकेशन। तो कोशिश पूरी ये है कि क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं शराब की जब बात होती है तो देश की जनता या आम लोग मानते हैं कि ये ठीक धंधा नहीं है, तो आप उससे डाइवर्ट करने के लिए एजुकेशन की बात करते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि देखिए देश के एजुकेशन के संत को पुलिस पकड़ के ले गई, परेशान कर रही है। बात ये नहीं है कि एजुकेशन मिनिस्टर से सवाल हो रहा है, बात है कि आबकारी मंत्री से सवाल हो रहा है। हाँ। तो अब ये क्या कोशिश की जा रही है कि कम से कम उस सिंपैथी फैक्टर को राज्यों में ले जाया जाए, और वहां पर आपको कार्डर बिल्डिंग एक्सरसाइज में ये बड़ा मजबूत हेल्प करेगा। देश के अंदर चुनाव जब भी होता है, हम जो भी राजनीति थोड़ी देखते हैं वो सब जानते हैं कि चाहे राज्य का चुनाव हो चाहे देश का चुनाव हो, कई ऐसे लोग होते हैं जिनको बड़ा शौक होता है चुनाव लड़ने का, लड़वाने का, किसी पार्टी का झंडा उठा के चलने का। उनको जब कांग्रेस में, बीजेपी में या किसी बड़ी पार्टी में मौका नहीं मिलता तो तलाशते हैं कि हमारे पास विकल्प क्या है। वो आदमी अगर आम आदमी पार्टी से जुड़ता है तो उसका एक बड़ा कार्डर का नेटवर्क बनता है और वो अपने आप को एक बड़े तौर पर प्रस्तुत कर सकती है। तो सबसे बड़ा फैक्टर ये होगा कि जो आप आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं उसमें अगर हर राज्य में, हर राजधानी में 10, 20, 50 लोग खड़े होते हैं तो लोग देखने वाले होते हैं कि ये भी एक पार्टी है जो कुछ कर रही है। और फिर आप एजुकेशन, फिर आप ये मॉडल लेके जाते हैं कि देखिए हम तो काम कर रहे हैं, हम बेचारे, हमारे पर अत्याचार हो रहा है। बनाया था, अगर आप लोगों को याद हो, जिसमें एक बच्ची है जो पढ़ लिख रही है और मनीष सिसोदिया जो है ढाल पकड़े खड़े हुए हैं, उसमें ईडी, सीबीआई, तरकश में जितने तीर थे वो सब उस पे लगे, चुभे चले जा रहे हैं और ये बचा रहे हैं। चाचा तक की उपाधि दे दी गई है। नेहरू जी भी सोच रहे होंगे कि उन्हें इतना समय लग गया है चाचा की उपाधि में, अब मनीष सिसोदिया को चाचा की उपाधि देने की कोशिश की जा रही है। ये बात सीधे से मान लेनी चाहिए कि आम आदमी पार्टी इसको आपदा में अवसर की तरह ढूंढने की कोशिश कर रही है। चुनौतियां उनकी होंगी कि अब करेंगे कैसे, जो जैसा आपने शुरुआत में बोला, लेकिन उसमें अपॉर्चुनिटी भी तलाश रही है आम आदमी पार्टी। लेकिन यहाँ एक बात आती है जिसे कहते हैं विपक्षी एकता। अंकित, अभी पिछले ही हफ्ते हमने देखा था कि मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, और इनके साथ साथ उनकी और पार्टी जिसका महाधिवेशन अभी रायपुर में हुआ था, उसमें भी बार बार ये चीज़ बोली गई कि थर्ड फ्रंट के बारे में ना सोचा जाए और एक ही फ्रंट हो, वो कांग्रेस के नेतृत्व में चलाया गया फ्रंट हो, उसमें सारे विपक्षी दल एक साथ आएँ और उसके बाद हम नरेंद्र मोदी को हराएं।
लेकिन ये फ्रंट आगे कैसे बढ़ेगा अंकित, जब आज जब ये गिरफ्तारी हुई तो उसके बाद कांग्रेस की तरफ से तो कोई बात ही नहीं आई। तो अभी आप पिछले हफ्ते आप दुहाई देते हैं कि सब साथ चले आए, और इस हफ्ते जब कोई एक मौका था ये साबित करने का कि विपक्ष एक साथ है, तो उसमें लोग चुप्पी पकड़ लेते हैं। और तो और जो दिल्ली के नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, जैसे अनिल कुमार, वो तो ये कहते फिर रहे हैं कि भले अच्छा सत्येंद्र जैन गया, अच्छा हुआ, ये भी करप्ट हैं, ये भी अच्छे हुए गए। तो पहले हो जानी चाहिए थी गिरफ्तारी। हाँ, तो ये जो मिक्स सिग्नल है कांग्रेस की तरफ से, ये विपक्षी एकता पर किस तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा? देखिए, इसमें पहले मैं एक जवाब दूंगा, फिर मैं आपसे इस पर एक सवाल पूछूंगा। हाँ, ये आज भी मैं एक लिस्ट बना रहा था, 9 पार्टी ऐसी हैं जिन्होंने आकर, विपक्षी पार्टियां जिन्होंने आके समर्थन किया है या इसको अपोज किया है कि मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। जेएमएम हो, शिवसेना हो, समाजवादी पार्टी हो, शिवसेना उद्धव ठाकरे फैक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, सीपीआई हो, सीपीआईएम हो, आरजेडी हो, जेडीयू हो, ऐसी 9 पार्टियों ने इन्होंने कहा कि ये गलत हुआ है, क्योंकि उनके खिलाफ भी इस तरीके की कार्रवाई होती रही है। वो भी कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ भी ईडी का और बाकी एजेंसीज का इस्तेमाल होता रहा है। 2 पार्टियां हैं जिन्होंने उनका समर्थन किया, बीजेपी और कांग्रेस। तो अब इसमें 2 चीजें सामने आती हैं। आम आदमी पार्टी इसी का इस्तेमाल करके कह रही है कि देखिए, हम इन्हीं दोनों के खिलाफ हैं। जो हमें बी टीम कहते थे वो आज हमारे खिलाफ साथ में खड़े हुए हैं, तो इसीलिए हमसे बीजेपी डरती है, क्योंकि विकल्प हम ही हैं। उन्हें कांग्रेस अपना डर नहीं लगता, क्योंकि वो तो विकल्प है ही नहीं। दूसरा संकेत इसमें एक जो फैक्टर है देखने वाला, बीजेपी के लिए, यही मैं आपसे पूछना भी चाहूंगा, बीजेपी के लिए जो विपक्षी एकता का जो गुब्बारा बार बार उड़ाया जाता है, ये दोनों तरफ से बीजेपी को कहीं ना कहीं वो उन्हें लगता है कि फायदा करेगा। मान लीजिए कि ये जैसे अब सारी पार्टियों ने आके समर्थन किया मनीष सिसोदिया का, तो मोदी जी कहेंगे कि देखिए, ईडी और सब चोर चोर मौसेरे भाई सब इकट्ठे हो गए, तो करप्शन, मैं तो सिर्फ अकेला मैं ही हूं जो करप्शन के खिलाफ हूं, ये सारे जो करप्ट पार्टी हैं वो इकट्ठी हो गई हैं, मैं इन पर कार्रवाई कर रहा हूं। और अगर विपक्षी दल ये कहते हैं कि हम सब एक मिल के चलेंगे, तो उनका नैरेटिव बनेगा कि मोदी के खिलाफ ये सारे, और तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन। और अगर वो कहते हैं हम साथ में नहीं चलेंगे, हम अलग अलग होंगे, तो कहते हैं कि देखिए, ये विपक्षी दल आपस में एक बात में एकजुट नहीं हो पाते, ये मोदी के खिलाफ क्या एकजुट होंगे। तो कुल मिलाकर दोनों तरफ से कोशिश की जाती है कि इसको बीजेपी के लिए स्पिन कैसे किया जाए। मुझे जो लगता है कहीं ना कहीं ये जो विपक्षी एकता का गुब्बारा है, ये एक शगुफा जिस तरीके से आप कह लीजिए, ये चलेगा नहीं। इतने अंतर्द्वंद है। कांग्रेस की सारी जमीन आम आदमी पार्टी ने खाई। आप कोई राज्य उठा के देख लीजिए जहां पर आम आदमी पार्टी को बढ़त मिली हो, वो कांग्रेस की जमीन खाने के बाद ही बढ़त मिली है। दिल्ली में उन्होंने कांग्रेस को साफ कर दिया, पंजाब में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा, पंजाब में सरकार बनाई, गोवा के अंदर जो कभी कांग्रेस का दल हुआ करता था, वहां पर भी आम आदमी पार्टी ने उसमें सेंध लगाई, बाकी विपक्षी दलों ने भी लगाई। और गुजरात में भी अगर आप देखें तो बीजेपी का जो रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन रहा है, उसमें एक बड़ा फैक्टर रहा है कि किस तरीके से कई जगह पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में वोट डिवीजन हुआ। तो कैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक तरीके से साथ में खड़ी हो सकती हैं जब दोनों एक दूसरे को काटने में, एग्जिस्टेंस की लड़ाई दोनों के लिए है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि ये एक अंतर्द्वंद है, कैसे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इकट्ठी हो जाए, कैसे मान लीजिए कि, पर इसी चीज का तो फायदा बीजेपी को होगा फिर। अब फिर आप कैसे विपक्षी एकता आप बनाएंगे? क्यों विपक्षी एकता हो? क्यों विपक्षी एकता हो बीजेपी के खिलाफ? ये देश प्रेसिडेंशियल चुनाव तो लड़ता नहीं है, तो क्यों विपक्षी एकता? तो फिर इस बार के बारे में बार बार जिक्र क्यों हो? देखिए, विपक्ष की तरफ से एक बात ये भी बोली जाती है कि जो जहां जितना मजबूत हो वो वहां लड़े। बिल्कुल। लेकिन ये चीज आपको लगता है कांग्रेस समझ रही है? यही बात के कविता से हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे परसों। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह समझना होगा कि वो डोमिनेंट पार्टी नहीं रह सकते, उन्हें झुकना पड़ेगा। तो क्या कांग्रेस झुकने को तैयार है? या फिर दूसरा सवाल विपक्षी पार्टी सत्रप जो है उनसे भी है कि क्या आपका एम सिर्फ कांग्रेस को ही झुकाना है कि कांग्रेस सामने हमारे हाथ जोड़े खड़ी हो जाएगी तो हम बड़े रीजनल दल बन जाएंगे? कांग्रेस को, विपक्षी दलों को, सभी विपक्षी दलों को यह तय करना होगा कि 2024 का आपका एम क्या है। क्या आप बीजेपी को हटाना चाहते हैं या अपने आप को स्थापित करना चाहते हैं? ये उनके लिए सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल। अब एक लास्ट में जाते जाते बात बीजेपी की कर लें। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये म्यूज़िक टू द ईयर्स होता है कि अगर विपक्ष में फूट पड़ी रहे। फूट से मेरा मतलब ये नहीं कि सब लोग एक हो जाएं और वो, लेकिन फूट से मेरा मतलब ये कि कोई रणनीति ही ना बने। मतलब जहाँ पर अगर कांग्रेस भी लड़ रही है तो वहीं आम आदमी पार्टी भी लड़ रही है, वहीं टीएमसी भी चली आए, तो अच्छा है ना। जितने ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा वोट बाइफरकेट होगा, उतना बीजेपी को। लेकिन आपको लगता है कि इससे अगर आम आदमी पार्टी अपने नैरेटिव में, बीजेपी अगर उसको प्रोजेक्ट करती है कि ये एक इमर्जिंग चैलेंज है,
तो वो बीजेपी को एटलीस्ट 2024 में तो फ़ायदा ही देगा, क्योंकि प्रोजेक्शन एज प्रिंसिपल अपोनेंट यानी कि फोकस कांग्रेस से आउट, फोकस आम आदमी पार्टी पे। हालांकि इसका एकदम विपरीत हुआ था गुजरात में। गुजरात में कंटिन्यूसली बीजेपी ने कांग्रेस को ही मेन फोकस में बोला। लेकिन क्या ये रणनीति बीजेपी को लाभ दे सकती है कि एक फ्रैक्चर्ड ऑपोजिशन रहे और 2024 में आपको उसका लाभ मिल जाए शॉर्ट टर्म में? लेकिन मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए संकेत कहीं ना कहीं, देखिए ये आप समझ लीजिए, जो आप भी उस दिन जो जनता को समझा रहे थे अपने ग्राफिक्स के माध्यम से, 150 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने टकराती है। वहां पर देख लिया हमने 90% से ऊपर स्ट्राइक रेट बीजेपी का है। बिल्कुल। तो बीजेपी के लिए सबसे सूटेबल ऑपोजिशन कम से कम आंकड़ों के हिसाब से तो कांग्रेस ही है। तो वो क्यों चाहेगी एक ऐसी पार्टी जो कि एक मैवरिक पार्टी है और जिसने भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर वापसी करने नहीं दी है। आपने 2013 का चुनाव ही सिर्फ कांग्रेस के सामने लड़े थे, 15 का चुनाव आप दोनों आपस में लड़े थे और उसके बाद बीजेपी इनको हटा नहीं पाई 2020 के चुनाव में। चाहे लोकसभा में आम आदमी पार्टी को सीटें ना मिली हो, लेकिन अब एमसीडी से भी आपकी सत्ता हट गई है। गुजरात में प्रदर्शन कुछ भी रहा हो, 5 सीटें आपका गढ़ है, वहां पर भी आम आदमी पार्टी को मिला है। पंजाब में आपको जमीन नहीं उन्होंने लगाने दी, सारा जो जितना फायदा था वो आम आदमी पार्टी लेके चली गई। तो क्या बीजेपी, आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जो एक मैवरिक पॉलिटिशियन है उनके सामने लड़ने में तैयार है? क्योंकि कांग्रेस एक बड़ा यूनिट है, उसको बहुत सारी चीजें, बड़े सारे पार्ट चलते हैं, आपस में अंतर्द्वंद चलते हैं। यहां तो ऐसा है नहीं, जो केजरीवाल जी ने सुबह उठ के कहा वही पार्टी में होगा। तो अगर उस पार्टी के खिलाफ जो कहा जाता है कि बीजेपी को उन्हीं की भाषा में जवाब देती है, क्या बीजेपी कंफर्टेबल होगी अगर ये इसका नेशनल स्ट्रेचर बढ़ता है? तो ये एक बड़ा सवाल उनके लिए भी है। तो आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं जो एक कॉन्फिडेंस आता है वो इसी बात से आता है कि देखिए, ये राहुल गांधी को लेके तो उसको टैकल करना शायद जानते हैं, अरविंद केजरीवाल पे, जैसे मैं आपको थोड़ी देर पहले भी कह रहा था, हम जब बात कर रहे थे, बीजेपी के सबसे बड़े 2 अस्त्र क्या हैं जो मोदी जी हर पॉलिटिकल पार्टी पे इस्तेमाल करते हैं ऑपोजिशन की? डायनेस्टिक हैं। अब वो सब पार्टी देख लीजिए, आरजेडी समाजवादी पार्टी, उद्धव ठाकरे का फैक्शन हो, राहुल गांधी हो, परिवारवाद सब जगह, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। अरविंद केजरीवाल ना तो परिवारवाद, उनकी पत्नी, उनके बच्चे तो राजनीति में है नहीं, और भ्रष्टाचार चिपकाने की आप कोशिश अब कर रहे हैं। ये कि 2024 तक लोगों के दिमाग में कहीं बैठ जाए कि देखिए ये भी भ्रष्ट ही हैं, ये भी वैसे ही हैं, पर अभी तक ऐसा चिपका नहीं है केजरीवाल के ऊपर। तो आपके लिए बड़ा जो चैलेंज होगा अगर, तो वो तो अरविंद केजरीवाल प्रस्तुत कर सकते हैं। तो क्यों आपको कंफर्टेबल होगा इनको प्रोजेक्ट करके कि ये हमारे प्रिंसिपल? ये अच्छी एनालिसिस है जो आपने की है कि क्यों आप अपने लिए एक ज़्यादा मुश्किल अपोनेंट ढूंढ रहे हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में कांग्रेस, क्योंकि अभी वो डायरेक्ट चैलेंजर है उन जगहों पर, तो वहाँ पर अगर एक दूसरा विकल्प आता है तो कांग्रेस उससे कमज़ोर होती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में शायद ये उल्टा पड़ जाए, बाजी उल्टी पड़ जाए। दोनों खेल लेते हैं। अरविंद केजरीवाल ने भी, अरविंद केजरीवाल भी खेल लेते हैं, बिल्कुल। वो हनुमान भक्त हैं, वो हनुमान भक्त हैं। आप राम भक्त हैं तो वो हनुमान भक्त हैं। तो अब ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा आगे देखने के लिए कि 2024 में आप इस विश्लेषण को किस तरीके से देखते हैं, और 2024 में आम आदमी पार्टी अपने आप को, ये जो गिरफ्तारियां हैं, इससे कमज़ोर पाएगा या और ज़्यादा मजबूत पाएगा, और विपक्षी एकता का क्या होगा, या फिर ये वो पक्षी है जो कि ऊंची उड़ान तो लेता है लेकिन बहुत कुछ हासिल नहीं कर पाता। एक सुनहरे सपने हैं जो सपने ही रह जाते हैं। तो इशारों में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।